हेलो। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। वित्तीय समावेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन पढ़ रहे थे। तो देखो ये वित्तीय समावेशन है क्या, इसके बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे या समझने का प्रयास करेंगे। देखो भाई, किसी भी देश में जो वित्तीय क्षेत्र होता है वो सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र होता है। और ऐसा इसलिए होता है, देखो किसी भी देश में वित्तीय क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण होता है। वित्तीय क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण होता है। सबसे महत्वपूर्ण होता है। महत्वपूर्ण होता है। महत्वपूर्ण होता महत्वपूर्ण होता है। और वो इसलिए सबसे महत्वपूर्ण होता है क्योंकि बिना वित्त के किसी भी प्रकार का विकास संभव नहीं है। वो इसलिए महत्वपूर्ण होता है। महत्वपूर्ण होता है। और वो इसलिए महत्वपूर्ण होता है। इसलिए महत्वपूर्ण होता है। इसलिए महत्वपूर्ण होता है। महत्वपूर्ण होता है। महत्वपूर्ण होता है क्योंकि बिना वित्त के कोई विकास संभव नहीं है। क्योंकि बिना वित्त के बिना वित्त के बिना वित्त के कोई विकास संभव नहीं है। 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 मतलब कि बिना वित्त के कोई विकास नहीं संभव है। इसी वजह से ये वित्तीय क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण होता है। अब वित्तीय समावेशन का मतलब क्या है? जो वित्तीय समावेशन है, वित्तीय समावेशन का मतलब ये है, वित्तीय समावेशन का मतलब वित्तीय समावेशन का मतलब वित्तीय समावेशन का मतलब कि देश के प्रत्येक नागरिक को प्रत्येक नागरिक को प्रत्येक नागरिक को वित्तीय व्यवस्था से जोड़ना। वित्तीय व्यवस्था से जोड़ना। वित्तीय व्यवस्था से जोड़ना। जोड़ने की प्रक्रिया जोड़ने की प्रक्रिया जोड़ने की प्रक्रिया वित्तीय समावेशन कहलाती है। जोड़ने की प्रक्रिया प्रक्रिया वित्तीय समावेशन कहलाती है। वित्तीय समावेशन कहलाती है। वित्तीय समावेशन कहलाती है। वित्तीय समावेशन कहलाती है। तो वित्तीय समावेशन का मतलब आप समझे कि देश के प्रत्येक नागरिक को भाई वित्तीय व्यवस्था से जोड़ना ही वित्तीय समावेशन है। अब ये प्रक्रिया भारत में बेटा आजादी के बाद ही शुरू हो जाती है। ये प्रक्रिया प्रक्रिया भारत में आजादी के बाद ही शुरू हो जाती है। आजादी के बाद ही आजादी के बाद ही शुरू हो जाती है। शुरू हो जाती है। हो जाती है। हो जाती है। जबकि गति 2008 से पकड़ती है। जबकि गति 2008 से पकड़ती है। 2008 से गति पकड़ती है। अब भाई होता क्या है कि वित्तीय समावेशन जो शब्द का प्रयोग है, वेरी फर्स्ट टाइम सबसे पहले एचआर खान समिति ने प्रयोग किया। वित्तीय समावेशन शब्द का प्रयोग वित्तीय सॉरी समावेशन शब्द का प्रयोग वित्तीय समावेशन शब्द का प्रयोग वित्तीय समावेशन शब्द का प्रयोग वित्तीय समावेशन शब्द का प्रयोग समावेशन शब्द का प्रयोग सबसे पहले एचआर खान समिति ने एचआर खान समिति ने किया था।
एच.आर. खान समिति ने किया था। यानी वित्तीय समावेशन का जो प्रयोग है सबसे पहले किसने, एच.आर. खान समिति ने किया था। अब बेटा मंगलम गांव, तमिलनाडु का एक गांव है मंगलम गांव, देश का ऐसा पहला गांव बनता है जहां पर प्रत्येक परिवार को एक खाता उपलब्ध करवाया गया। तमिलनाडु का मंगलम गांव, तमिलनाडु का मंगलम गांव, मंगलम गांव, तमिलनाडु का मंगलम गांव देश का पहला ऐसा, देश का तमिलनाडु का मंगलम गांव देश का पहला ऐसा गांव था जिसमें प्रत्येक परिवार में कम से कम एक खाता उपलब्ध करवाया गया। कम से कम एक खाता उपलब्ध करवाया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, मोस्ट इंपॉर्टेंट मेंस पॉइंट ऑफ व्यू, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो भाई प्रत्येक परिवार कम से कम एक खाता, प्रत्येक परिवार को जो है कम से कम एक खाता उपलब्ध कराया गया। प्रत्येक परिवार को कम से कम एक खाता उपलब्ध करवाया गया। और देश का पहला ऐसा राज्य है केरल, जिसमें प्रत्येक परिवार में कम से कम एक खाता है। कम से कम एक खाता है। कहने का मतलब क्या है कि कहने का मतलब यह है कि भाई तमिलनाडु का जो मंगलम गांव है देश का ऐसा पहला गांव बनता है जिसमें प्रत्येक परिवार में कम से कम एक बैंक खाता उपलब्ध कराया गया। और ये केसी चक्रवर्ती साहब थे, उन्हीं के प्रयासों से संभव हुआ। तो भाई ये केसी चक्रवर्ती साहब कौन थे? उस समय ये इंडियन बैंक के अध्यक्ष हुआ करते थे। जो केसी चक्रवर्ती साहब थे, ये कैसे संभव हुआ कि केसी चक्रवर्ती जी के प्रयासों में, केसी चक्रवर्ती साहब इंडियन बैंक के अध्यक्ष थे, बाद में यही डिप्टी गवर्नर भी बनते हैं। इंडियन बैंक के सीएमडी थे, बाद में यही जो है ना डिप्टी गवर्नर बनते हैं। और इन्हीं के प्रयासों से ऐसा हो पाया। अब भारत में केरल एक पहला ऐसा राज्य बना जिसमें प्रत्येक परिवार में कम से कम एक खाता उपलब्ध करवाया गया। तो ये वित्तीय समावेशन को लेकर के कुछ बातें रही हैं। भाई वित्तीय समावेशन का सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, जैसे क्वेश्चन भी बन सकता है कि इसके क्या लक्ष्य हो सकते हैं। तो वित्तीय समावेशन के क्या लक्ष्य हो सकते हैं? वित्तीय समावेशन के क्या लक्ष्य हो सकते हैं? पहले एक मिनट जो है क्लासेस देख लेते हैं कि हमारी क्लासेस स्टार्ट हुई हैं या नहीं हुई हैं। पता चले कि क्लास ही स्टार्ट नहीं हुई है। क्लास तो चलो फिलहाल चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो। और आज शेड्यूल करने वाले को बोलेंगे कि कम से कम नाम तो हमारा सीख ले कि नाम का स्पेलिंग क्या होता है। उन्हें नाम का स्पेलिंग गलत कर दिया है। तो भाई वित्तीय समावेशन के क्या क्या लक्ष्य हो सकते हैं? तो सबसे पहले आते हैं नंबर 1 कि भाई जो है संस्थागत बैंकिंग व्यवस्था से लोगों को जोड़ना ताकि जमा करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया जा सके।
यानी सबसे पहले आप संस्थागत व्यवस्थाओं से जोड़ना, संस्थागत बैंकिंग व्यवस्था से, बैंकिंग व्यवस्था से, संस्थागत बैंकिंग व्यवस्था से लोगों को जोड़ना, लोगों को जोड़ना, संस्थागत बैंकिंग व्यवस्था से लोगों को जोड़ना, ताकि उनके अंदर, ताकि उनके अंदर अंदर जमा करने की प्रवृत्ति, जमा करने की प्रवृत्ति जन्म ले, प्रवृत्ति जन्म ले, जमा करने की प्रवृत्ति जन्म ले। अब यहां पर संस्थागत बैंकिंग व्यवस्था का मतलब क्या है कि जैसे कि भाई बैंक हो गए, बैंक हो गए, एनबीएफसी हो गया, एनबीएफसी हो गया, या अन्य वित्तीय संस्थान हो गए, अन्य वित्तीय संस्थान हो गए, वित्तीय संस्थान हो गए, ये सभी जो है, वापस से सुनो, ये सब सभी संस्थागत बैंकिंग व्यवस्थाएं हैं। तो संस्थागत व्यवस्थाओं से, बैंकिंग व्यवस्थाओं से क्या करना भाई, जोड़ना, ताकि इनके अंदर जमा करने का क्या है भाई, टेंडेंसी, प्रवृत्ति हो। अब आप खुद सोचो कि अगर व्यक्ति जमा करेगा तो बैंक उसमें कारोबार कर सकेंगे, जो व्यक्ति को आवश्यकता है उसको पैसा मिल सकेगा, और वह जो है कुछ ना कुछ चीज का प्रोडक्शन करेगा, और वह अपनी भारत की इकोनॉमी में और अपनी जो है इकोनॉमी में, अपनी ग्रोथ में वो जो है सहयोग कर पाएगा। तो आप सोचो कि इससे क्या क्या प्रॉफिट हो सकते हैं, कि कैसे कैसे हो सकता है। दूसरा कि भाई अगर आप बताओ कि दूसरा पॉइंट यह है कि इन सभी को संस्थागत बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ दिया जाए, संस्थागत बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ दिया जाए, बैंकिंग व्यवस्था से, व्यवस्था से जोड़ दिया जाए, जोड़ दिया जाए, संस्थागत बैंकिंग व्यवस्था से क्या किया जाए भाई, जोड़ दिया जाए, तो ये साहूकारों के चंगुल से छुटकारा पा जाएंगे, साहूकारों के चंगुल से, चंगुल से छुटकारा पा जाएंगे, क्या हो जाएंगे भाई, छुटकारा पा जाएंगे। अब साहूकारों के चंगुल से छुटकारे का मतलब क्या है कि भाई मान लो, एक उदाहरण देता हूं जो कि ऐसा होता है और मैंने अपनी आंखों से होते हुए देखा है। ए नाम का व्यक्ति है, ये जो है छोटा किसान है, छोटा किसान है, छोटा किसान का मतलब कि ये समझो कि मार्जिनल फार्मर है, यानी सीमांत किसान है, ऐसा हमेशा होता है, ध्यान रखना, सीमांत किसान है। अब एक जो है भाई कृषि में जो है इसके पास पैसे है नहीं, इसके पास 2-3 बीघे, 1-2 बीघे जमीन है, उसमें कृषि में निवेश की जरूरत पड़ती है। या फिर जो है मान लो कि इस सीमांत किसान का बेटा बीमार हो गया, बेटा बीमार हो गया, तो ये जो है 1 लाख रुपया साहूकार से लिया, ध्यान से सुनना, 1 लाख रुपया किससे बेटा, साहूकार से 1 लाख रुपया लिया, किससे, साहूकार से 1 लाख रुपया इसने लिया। अब 1 लाख रुपया इसने साहूकार से लिया, और मान लो कि ये भरोसे था कि भाई मेरी जो फसल आएगी उसी को मैं बेच बांच के दे दूंगा। लेकिन हुआ कुछ यूं कि उस साल जो है, जैसे देख रहे हो कि बहुत सारे क्षेत्र में जो है बाढ़ है, बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, तो कृषि में कुछ नहीं हुआ, क्योंकि भारत में कृषि को मानसून का जो है जुआ कहा जाता है, तो ये पैसा नहीं दे पाया। अब ये साहूकार बोलेगा, और यहां इसका ब्याज जो है ना 24% से कम नहीं होता, ज्यादा ही होता है, तो ये पैसा 2-3 साल बाद जस्ट दोगुना हो गया, पैसा नहीं चुका पाया। अब इसके पास जो है छोटा सा जमीन का टुकड़ा था, तो ये क्या कर लेगा, इसका जमीन का टुकड़ा ले लेगा, और बहुत औने पौने दाम ले लेगा, कहेगा कि तुम नहीं चुका पाओगे, तो जो है औने पौने दाम ये जमीन का टुकड़ा ले लेगा। और अगर इसके साथ साथ कई प्रकार के शोषण भी होते हैं, इसके साथ सिर्फ यही शोषण नहीं जुड़ा है, इसके साथ साथ जो है कई जो है, यहां तक कि कई बार यौन शोषण भी जो है ना, लोग जो है साहूकार टाइप के लोग यौन प्लेजर की भी डिमांड करने लगते हैं। और ये इस वजह से मैंने ये देखा, और अगर ऐसा नहीं होता तो आदम आदम गोंडवी को ये कविता नहीं लिखनी पड़ती कि आओ ले चलें तुमको चमारों की गली तक।
ये उनको कविता नहीं लिखनी पड़ती। और उसमें अगर आप इस कविता देखिएगा, इसमें बहुत मर्म है, इसमें भी मैंने जो है ये दिखाया था, बहुत मर्म है इस कविता में, बहुत मर्म है। तो यही मैं बोल रहा हूं कि भाई अगर मान लो, आप खुद सोचो कि अगर संस्थागत बैंकिंग व्यवस्था हो जाएगी तो उसके पास प्रॉपर एक बैंक रहेगा, कम से कम बैंक से लोन वोन तो ले सकेगा ना। तो बैंक इतनी जोर जबरदस्ती तो नहीं करेंगे जितना कि साहूकार करेगा। तो एक तो ये है, ठीक है। तो इस वजह से कि भाई संस्थागत ऋण उपलब्ध कराया जाए, मतलब संस्थागत ऋण उपलब्ध कराना, ताकि साहूकारों पर आश्रितता क्या हो, कम हो, या साहूकार अपने चंगुल में जो है उसको ना फंसा सके। साथ ही साथ प्रत्यक्ष निःशुल्क वित्तीय परामर्श उपलब्ध करवाना, प्रत्यक्ष निःशुल्क निःशुल्क वित्तीय परामर्श उपलब्ध करवाना, वित्तीय निःशुल्क वित्तीय परामर्श उपलब्ध करवाना, वित्तीय परामर्श उपलब्ध करवाना, निःशुल्क वित्तीय परामर्श उपलब्ध कराना। साथ में वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देना, इसी के साथ लिख सकते हो, वित्तीय साक्षरता को, वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देना, बढ़ावा, वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा बढ़ावा देना। इसके साथ साथ बिना नगद प्रयोग के वित्तीय लेन देन को भी बढ़ावा देना, ताकि जो है ब्लैक मनी जैसे और चोरी जैसी चीजों छुटकारा पा सके। तो इसमें जो है आप ये कह सकते हो कि कैशलेस इकोनॉमी को, कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा देना, कैशलेस इकोनॉमी को क्या करना भाई, बढ़ावा देना, यानी वित्तीय जो नगद सॉरी बिना नगद का जो प्रयोग है, यानी डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा देना। साथ में सरकार के द्वारा प्रयोग किए जाने वाले जो डीबीटी है तो उसको सुनिश्चित करना, यानी डीबीटी के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से, डीबीटी के माध्यम से किसान मजदूर, किसान मजदूर, मजदूर मजदूरों एवं मजलूमों को प्रत्यक्ष हस्तांतरण यानी डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में पैसे पहुंचाना, उनके खाते में पैसे पहुंचाना। और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना, जो है सोशल सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा, सोशल सिक्योरिटी, जो सामाजिक सुरक्षा है सुनिश्चित कराना, सुनिश्चित कराना, सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित कराना, सोशल सिक्योरिटी सुनिश्चित कराना। तो ये सारी चीजें जो है कि आप ये कह सकते हो, यहां पर देखो कि भाई संस्थागत व्यवस्था से अगर जोड़ दिया जाता है तो वित्तीय समावेशन के ये लक्ष्य हो सकते हैं, यानी वित्तीय समावेशन के ये लक्ष्य हैं कि इन लक्ष्यों, जैसे कि मैंने बताया कि भाई क्या क्या यहां पर आपको देखे कि इसके माध्यम से कि क्या कर सकते हो आप, जो जो लक्ष्य हैं इनकी प्राप्ति की जा सकती है अगर वित्तीय समावेशन को ठीक ठाक बढ़ावा दिया जा सके, ठीक है। इसके बाद इनके लक्ष्यों की पूर्ति के लिए आपने कौन कौन से कदम उठाए, यानी वित्तीय समावेशन के लक्ष्य की, वित्तीय समावेशन के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, वित्तीय समावेशन के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, प्राप्ति के लिए, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उठाए गए कदम, उठाए गए कदम, कदम, यानी सरकार ने इस वित्तीय समावेशन के लक्ष्य को
जो हम बताए थे कि इतने लक्ष्य हो सकते हैं, इनकी प्राप्ति के लिए सरकार ने क्या क्या कदम उठाए। नंबर 1 कि सबसे पहले क्या किया गया, देखो बैंकों की राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया। आपको याद होगा पहला कदम जो है वित्तीय समावेशन के लिए था कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया, बैंकों के राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया, राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया, करण की प्रक्रिया। आपको पता होगा कि 1900 बताया था 1969 में 14 बड़े बैंकों का नेशनलाइजेशन किया जाता है, जिनका पेड अप कैपिटल 50 करोड़ होता है। इसके बाद जो है 1980 में 6 और बैंकों का नेशनलाइजेशन होता है, जिनका पेड अप कैपिटल 200 करोड़ होता है। और ये राष्ट्रीयकरण का जो प्रक्रिया है, बैंकों के नेशनलाइजेशन का प्रक्रिया है, ये वित्तीय समावेशन के ही लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ये कदम उठाया गया, ताकि इसमें से जो क्या किया जा सके कि लोगों को, जो व्यक्ति थे, जो लोग थे, प्रॉपरली उनको क्या किया जा सके कि बैंकिंग व्यवस्थाओं से जोड़ा जा सके, क्या किया जा सके कि बैंकिंग व्यवस्थाओं से जोड़ा जा सके। क्यों? क्योंकि देखो स्टार्टिंग फॉर्म में जो बैंक थे वो मात्र शहरी क्षेत्र में थे, और बैंकों में भाई जो है भ्रष्टाचार भी बहुत ज्यादा था, और जो है उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें जो है अनियंत्रित चीजें हो रही थी। तो उसको कंट्रोल करने के लिए जो है ना उनको सरकारी बनाया गया, उनका नेशनलाइजेशन भी किया गया। इसके बाद 1969 में बेटा लीड बैंक का कॉन्सेप्ट आता है, और इसको सर्विस एरिया अप्रोच कहते हैं। और इसके अंतर्गत भाई जो है, जो जिले में जिस बैंक की सबसे ज्यादा ब्रांचेस होती हैं, तो उसको जो है उस जिले को गोद लेना होता है, और वित्तीय समावेशन के उद्देश्य से ये गोद लेना भी एक जो है इसका एक पार्ट है। मतलब कि 1969 में लीड बैंक का कॉन्सेप्ट आता है, लीड बैंक की अवधारणा आती है, लीड बैंक की अवधारणा आती है। अब भाई ये लीड बैंक का जो कॉन्सेप्ट है वो दरअसल ये है कि जिस जिले में जिस भी बैंक की जिस भी बैंक की सबसे ज्यादा शाखाएं होंगी, सबसे ज्यादा शाखाएं होंगी, सबसे ज्यादा शाखाएं होंगी, सबसे ज्यादा शाखाएं होंगी, वो बैंक, जिस सबसे ज्यादा शाखाएं होंगी वो बैंक जिले को गोद लेगा, जिले को क्या करेगा भाई? गोद लेगा। वो बैंक जिले को गोद लेगा। अब ये जो है इसी को लीड बैंक को भाई सर्विस एरिया अप्रोच भी कहते हैं, सर्विस एरिया अप्रोच, सर्विस एरिया अप्रोच भी कहते हैं। तो ये भी जो है ना वित्तीय समावेशन के ही लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कदम उठाया गया। ठीक है, इसके बाद अगला कदम क्या था, जो कि ये भी मैंने बताया था कि 2 अक्टूबर 1975 को आरआरबी की स्थापना होती है, आरआरबी की स्थापना होती है 4 राज्यों में 5 जगह, पता है 4 स्टेट में 5 जगह पर आरआरबी स्थापित होते हैं। तो ये भी कदम जो है, ये तीसरा पॉइंट रख लो कि वित्तीय समावेशन के उद्देश्य से उठाया गया कदम था। इसके बाद जैसे तैसे कहानी और आगे बढ़ती है और बात आती है 1982 की। 1982 में भाई जो है आपका नाबार्ड हो गया, नाबार्ड, इसकी स्थापना होती है, नाबार्ड की स्थापना कब? 1982 में नाबार्ड की स्थापना होती है। इसके बाद आता है आगे जो है 1998, और 1998 में कृषि के लिए कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आरबी गुप्ता समिति के सुझावों के आधार पर किसान क्रेडिट कार्ड की अवधारणा लाई जाती है। यानी
आगे 1998 में केसीसी का कॉन्सेप्ट आता है। ये कॉन्सेप्ट जो है आरबी गुप्ता समिति, इसके रिकमेंडेशन के आधार पर होता है, ध्यान रखिएगा। केसीसी किसानों को कम ब्याज दर पर, किसानों को कम ब्याज दर पर, कम ब्याज दर पर लोन देती थी, लोन देती है ना, कि नहीं है, तो लोन देती है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। इसके साथ और एक चीज और कि ये किसानों को बीमा का लाभ भी प्रदान करती है, जो कि 50,000 रुपए तक होता है, तो इसके माध्यम से ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे कहानी बढ़ती है कि भाई शून्य जमा राशि पर, जिसको नो फ्रिल्स अकाउंट कहते हैं या बेसिक्स अकाउंट कहते हैं, तो उसकी अवधारणा लाई गई। यानी बेसिक्स अकाउंट, बेसिक्स अकाउंट या नो फ्रिल्स अकाउंट, नो फ्रिल्स अकाउंट, बेसिक्स अकाउंट एंड नो फ्रिल्स अकाउंट, इसका कॉन्सेप्ट लाया गया। बेसिक्स अकाउंट एंड नो फ्रिल्स अकाउंट का भी अवधारणा लाया गया। इसके माध्यम से आपको पता होगा कि लोगों को यानी जो है बहुत आसानी से खाता खुलवाने के लिए प्रोत्साहित किया गया, और उस खाता खुलवाने के दौरान आपको जो जमा राशि शून्य हो सकती थी, आपको जमा राशि नहीं रखनी थी। मतलब जमा राशि उस जैसे होता था ना पहले कि मिनिमम इतना अमाउंट होना चाहिए, तो वो नीड नहीं था। इसके बाद ये सुनिश्चित करने के लिए कि बैंक प्रत्येक घर तक पहुंचे, तो इसके लिए उन्होंने मित्र बैंक या बैंक साथी, बैंक मित्र सॉरी या बैंक साथी का कॉन्सेप्ट लाया। मतलब कि भाई जो है बैंकिंग व्यवस्थाओं को घर घर पहुंचाने के लिए, क्योंकि आज भी बहुत सारे लोग गांव में जो हैं, गांव में वो जो है बैंक उनका खाता नहीं है, तो बैंकिंग व्यवस्थाओं को यानी काकी चाची दादी के पास पहुंचाने के लिए, बैंकिंग व्यवस्था का विस्तार करने के लिए, बैंकिंग व्यवस्था का विस्तार करने के लिए, विस्तार करने के लिए बैंक साथी की अवधारणा लाई गई। किसकी भाई? बैंक साथी की, या बैंक मित्र बोलते हैं। बैंक मित्र ये वॉलंटियर्स हैं, यूं ही काम करते हैं, तो बैंक साथी या बैंक मित्र की अवधारणा लाई गई। अब ये सुनिश्चित करने के लिए कि प्रत्येक जो है घर में एक एटलीस्ट एक अकाउंट तो हुई ही, साथ में यह भी सुनिश्चित किया गया कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग कराया गया, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग करवाया गया, और प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट भी जारी किया गया। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट भी। ये दोनों जो है अवधारणाएं वित्तीय समावेशन के लक्ष्य को प्राप्त करती हैं। इसके साथ साथ मुद्रा योजना भी लाई गई। मुद्रा योजना, इनको डिटेल में सभी को बताऊंगा कि ये क्या चीज है। मुद्रा योजना ये भी वित्तीय समावेशन। फिर जो है प्रधानमंत्री जन धन योजना, जन धन योजना 28 अगस्त 2014, अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जन धन योजना, ये सभी वित्तीय समावेशन के लक्ष्य को प्राप्त करते थे। इसके बाद ये भी मैंने आपको बताया कि स्मॉल फाइनेंस बैंक, एक मिनट बताया था ना, स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड पेमेंट बैंक, पेमेंट बैंक, पेमेंट बैंक, साथ में डाक खाते भी, पोस्ट ऑफिस अकाउंट भी खोले गए, डाक खाते भी खोले गए। तो ये सारी चीजें जो है वित्तीय समावेशन के, और अभी मैं आपको बताऊंगा कि जो ये भाई स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंक, ये किसके रिकमेंडेशन? नचिकेत मोर समिति के रिकमेंडेशन पे, डिटेल में बताऊंगा, परेशान नहीं होना। नचिकेत मोर समिति के रिकमेंडेशन पर, नचिकेत मोर समिति के सुझाव पर यानी रिकमेंडेशन पर किया गया। तो ये सारी चीजें वित्तीय समावेशन के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ये कदम उठाए गए। अब देखिए इन पे पॉइंट चाहो तो लिख देते हैं, है ना। चलो दूसरे कलर से लिख देते हैं तो थोड़ा सा देखेगा भी। नंबर 1, दूसरा
कितने पॉइंट और भी बढ़ा सकते हो, बहुत सारे पॉइंट हैं, ऐसा नहीं कि बढ़ा नहीं सकते हो। ठीक है, तीसरा, चौथा, पांचवा केसीसी, छठा भाई नो फ्रिल्स अकाउंट या बेसिक्स अकाउंट, छठा बैंकिंग व्यवस्था का विस्तार करने के लिए बैंक साथी की अवधारणा, बैंक मित्र की अवधारणा लाई गई। इसके बाद प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट, तो ये कौन सा नंबर था भाई, ये आपका जो है छठा, तो 7वां नंबर हो गया प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट। 8वां नंबर हो गया प्रायोरिटी, सॉरी ये 7वां प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, 8वां प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट। 9वां हो गया मुद्रा योजना, 10वां हो गया प्रधानमंत्री जनधन योजना, 11 हो गया आपका स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंक, और आपका 12 हो गया जो है पोस्ट ऑफिस में जो अकाउंट्स खुलवाए गए। ये सभी, इसके बाद और भी कदम उठाए गए, ऐसा नहीं कि और कदम उठाए नहीं गए हैं। तो जो भी आपको ठीक लगे आप बता सकते हो कि वित्तीय समावेशन के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ये कदम उठाए गए। मेंस पॉइंट अभी से बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल यहां से संबंधित एक क्वेश्चन आना ही आना है, ये जान लो। तो ये ठीक है, ठीक है, तो चलो ठीक है, हम यहीं तक जो है ये क्लास रखते हैं, इसके बाद हम आपको मिलते हैं। सो थैंक यू, बाय बाय।